कहानी की शुरुआत होती है अफ्रीका के जंगलों से, जहां तमाम जानवर अमन और सुकून के साथ रहते थे। वहां एक ताकतवर और बहादुर बादशाह था, जिसका नाम मुफासा है। आज सब जानवर एक गार के बाहर जमा हुए थे। उसी वक्त वहां एक बंदर रफीकी आता है और सबके सामने बादशाह मुफासा के बेटे का अभिषेक करता है। वो नन्हे सिम्बा को उठाकर सबको दिखाता है और ऐलान करता है कि आने वाले वक्त में हमारा अगला बादशाह राजकुमार सिम्बा ही होगा। ये सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं। फिर हमें मुफासा के भाई स्कार से मिलवाया जाता है। स्कार उस वक्त एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी वहां जारजू आ जाता है, जो कि एक परिंदा है और मुफासा का बहुत वफादार साथी है। जारजू स्कार से कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन स्कार गुस्से में आकर जारजू पर हमला कर देता है। तभी अचानक मुफासा पहुंच जाता है। मुफासा स्कार से कहता है, तुम सिम्बा के अभिषेक में क्यों नहीं आए? स्कार बेरुखी से जवाब देता है, मुझे याद ही नहीं रहा। लेकिन असल हकीकत ये थी कि स्कार जानबूझकर नहीं आया था, क्योंकि वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहा था कि अगला बादशाह सिम्बा बनेगा। इसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो राजा बने। मुफासा इसे सख्त लहजे में कहता है, मुझे फिर से धोखा मत देना। आने वाले वक्त में मेरा बेटा सिम्बा ही बादशाह बनेगा। स्कार कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। उस रात वही बुजुर्ग रफीकी दरख्त पर सिम्बा का एक स्केच बनाता है और मुस्कुराते हुए बहुत खुश होता है। अगली सुबह नन्हा सिम्बा जल्दी उठ जाता है, क्योंकि इसके बाबा ने इससे वादा किया था कि वो इसे सैर पर ले जाएंगे। सिम्बा भागकर मुफासा को जगाता है। मुफासा इसे अपने साथ एक ऊंची चोटी पर ले जाता है और कहता है, देखो सिम्बा, जहाँ तक उस सूरज की रोशनी फैली है वही हमारा इलाका है। बादशाह का वक्त भी सूरज की तरह होता है। एक दिन ये सूरज मेरी सांसों के साथ डूब जाएगा और तुम्हारे साथ दोबारा उभरेगा। सिम्बा हैरान होकर पूछता है, तो ये सारी जमीन मेरी होगी? मुफासा इसे समझाता है, मुल्क किसी एक का नहीं होता, लेकिन तुम इसके रखवाले बनोगे। सिम्बा जोश में कहता है, जब मैं बादशाह बनूंगा तब उन पहाड़ों पर, तालाब पर और यहाँ तक के उस काली वादी पर भी मेरा राज होगा। मुफासा सख्ती से कहता है, नहीं सिम्बा, तुम कभी भी काली वादी नहीं जाओगे। लेकिन सिम्बा मासूमियत से कहता है, पर बादशाह तो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी ले सकता है। मुफासा मुस्कुराते हुए समझाता है, सच्चा बादशाह ये नहीं सोचता कि वो क्या ले सकता है, बल्कि ये सोचता है कि वो क्या दे सकता है। और जब तुम बादशाह बनोगे तो तुम्हें हर जिंदगी की कदर करनी होगी, चाहे वो रेंगती हुई चींटी हो या छलांग लगाता हुआ हिरन। सिम्बा दलील देता है, लेकिन हम तो हिरन खा जाते हैं। मुफासा प्यार से जवाब देता है, जब हम मरते हैं हमारा जिस्म भी मिट्टी और घास बन जाता है और वही घास हिरन खाते हैं। इस तरह हम सब एक अनदेखी डोर से जुड़े हुए हैं। इतने में जारजू आकर मुफासा को खबर देता है कि लकड़बग्गे शिकार पर निकले हैं। सिम्बा भी साथ जाने की जिद करता है, लेकिन मुफासा इसे मना कर देता है और जारजू को हुक्म देता है कि सिम्बा को घर ले जाओ। जारजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर वापस चला जाता है, लेकिन सिम्बा खेलते खेलते अपने चचा स्कार के पास पहुंच जाता है। वो मासूमियत से स्कार से कहता है, जब मैं बादशाह बनूंगा तो आपको मेरा हुक्म मानना होगा। आज मेरे बाबा ने मुझे पूरी जमीन दिखाई। स्कार चालाकी से जवाब देता है, पूरी जमीन तो दिखाई, मगर काली वादी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा कहता है, हाँ, बाबा ने मुझे वहां जाने से मना किया है। स्कार जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहता है, इन्होंने सही कहा, वो हाथियों का कब्रिस्तान है, बच्चों का मैदान नहीं। लेकिन वहाँ के मनाजर कुछ और ही हैं। याद रखना सिम्बा, ये बात हमारे बीच का राज है। स्कार का मकसद साफ था, वो चाहता था कि सिम्बा काली वादी में जरूर जाए। सिम्बा घर लौटता है। वहाँ उसकी माँ सराबी इसे गले लगा लेती है। सिम्बा मासूमियत से कहता है कि वो अपनी दोस्त नाला के साथ तालाब पर घूमने जाना चाहता है। सराबी इसे इजाजत तो दे देती है, लेकिन ताकीद करती है ज्यादा दूर मत जाना, और जारजू को भी इनके साथ भेज देती है। सिम्बा और नाला जारजू के साथ तालाब की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो सब बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन सिम्बा और नाला चालाकी से जारजू को चकमा देकर आगे निकल जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता काली वादी की तरफ बढ़ने लगते हैं। काली वादी में हर तरफ हड्डियां पड़ी होती हैं। नाला घबरा कर सिम्बा से कहती है, हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सिम्बा इसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अब हम काली वादी में आ गए हैं और कोई हमें अब बच्चा नहीं बोलेगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ से उबलता हुआ लावा दिखाई देता है।
इन्हें ऐसा शक होता है जैसे कोई इन्हें देख रहा हो, मगर सामने कुछ भी नजर नहीं आता। वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी लकड़बग्घे आकर इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। माहौल घना हो जाता है। उनमें से लीडर शेंजी आगे आती है और बोलती है, आज हमारी किस्मत जाग उठी, क्योंकि आज हम एक राजकुमार को खाएंगे। सिम्बा पर इस बात का असर होता है। वो शेर की सूरत दिखाने की कोशिश करता है। कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं होने वाला राजकुमार हूँ। शेंजी हंसकर बोली, मुफासा का हम पर राज नहीं चलता। तभी जारजू उड़ता हुआ आ पहुंचता है और चीख कर कहता है, उन्हें जाने दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अगर तुमने इन्हें मारा तो महाराज तुम्हारी लाशें बिछा देंगे। शेंजी बौखलाई नहीं। वो कहती है, लकड़बग्घों और शेर की जंग तो हमेशा से चलती आ रही है, इसलिए आज हम मुफासा की नस्ल को ही खत्म कर देंगे। और हमला तेज हो जाता है। जारजू बहादुरी से झपटता है और बच्चों को भागने का इशारा करता है। सिम्बा और नाला चीखते चीखते एक छोटी सी सुरंग में कूद जाते हैं। लकड़बग्घे इन्हें धाड़ते हुए सुरंग के मुंह पर घूमते रहते हैं। सिम्बा और नाला सुरंग के अंदर रेंगते घिसकते हुए आगे निकलते हैं और हिम्मत करके सुरंग से बाहर आते हैं, पर बाहर भी सारे लकड़बग्घे फिर से इन्हें घेर लेते हैं। तभी मुफासा धमाकेदार अंदाज में पहुंचता है और इन सब पर टूट पड़ता है। लकड़बग्घे डर के मारे पीछे हट जाते हैं। मुफासा शेंजी से कहता है कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेंजी गिड़गिड़ाती है, हमसे गलती हो गई, महाराज हमें माफ कर दो। और फिर मुफासा इन्हें वहां से ले जाता है और एक महफूज जगह पर जाकर रुक जाता है और फिर जारजू को हुक्म देता है कि नाला को घर ले जाओ। जारजू कहता है, सिम्बा को ज्यादा मत डांटना। मुफासा जवाब देता है, बच्चों को सबक सिखाना भी तो बाप का फर्ज है। जारजू नाला को साथ लेकर चला जाता है। सिम्बा अपने वालिद के पास लौटता है। मुफासा इससे सख्ती से कहता है, तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी जान जा सकती थी, और इससे भी बड़ी गलती ये कि तुमने नाला को भी खतरे में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है कि ये कितना गलत था। तुमने इस सरजमीन का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। सिम्बा शर्मिंदा होते हुए कहता है, मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। मुफासा आहिस्ता से समझाता है, बहादुरी दिखाने की चीज नहीं होती बेटे, बहादुर तब बनो जब जरूरत हो। सिम्बा कहता है, आप तो किसी से नहीं डरते। मुफासा बताता है, आज मैं डर गया था, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। सिम्बा को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों एक पल के लिए खामोश होकर मुस्कुरा देते हैं। सिम्बा अपने वालिद से कहता है, हम दोस्त थे और हमेशा साथ रहेंगे। वहाँ काली घाटी के एक और कोने में स्कार लकड़बग्घों से मिलने आता है। स्कार फरेब और मीठी चालों से कहता है, तुम यहाँ एक कीड़ा तक नहीं छोड़ते, और जब मैंने यहाँ 2 बच्चे भेजे तो वो जिंदा वापस आ गए। लकड़बग्घे पूछते हैं, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? स्कार कहता है, मैं यहाँ तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। शेंजी तंज करती है, तुम भिखारी हमें क्या दोगे? स्कार कहता है, मैं इस सरजमीन का हर एक जानवर तुम्हें दूंगा जिसको तुम अपना शिकार बना सकते हो। तो शेंजी कहती है, ये सरजमीन तुम्हारी नहीं कि तुम इसे बांट दो। इस सरजमीन में बादशाह के सिवा कोई और शिकार नहीं कर सकता। स्कार ठंडी मुस्कुराहट देता है और कहता है, क्यों ना हम सब इसे मिलकर मार दें, और जब मैं बादशाह बनूंगा तो तुम जितना मर्जी हो उतना शिकार कर सकते हो। लकड़बग्घों की आंखों में लालच की चमक जाग उठी। वो स्कार के साथ हो जाते हैं। अगली सुबह घाटी के बीचों बीच हमें सिम्बा और स्कार नजर आते हैं। सिम्बा कुछ उदास है। वो अपने चचा स्कार से कहता है, कल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। स्कार एक चालाक मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं मेरे प्यारे भतीजे, यहाँ तुम अपनी दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसी दहाड़ कि पूरी घाटी गूंज उठे, और जब तुम्हारे बाबा इसे सुनेंगे तो उन्हें तुम पर फख्र होगा। इतना कहकर स्कार वहां से चला जाता है, मगर ये सब इसकी चाल थी। वो अपने साथियों को इशारा करता है और कुछ ही देर में सैकड़ों वाइल्ड बीस्ट घाटी में छोड़ दिए जाते हैं। जमीन कांप उठती है, धूल का तूफान उठता है और सिम्बा घबरा जाता है। वो भागने लगता है। वो किसी तरह एक दरख्त की डाल पकड़ लेता है और लटक जाता है। उधर स्कार अपने मकार प्लान को पूरा करने के लिए मुफासा के पास पहुंचता है। घबराया हुआ बोलता है, घाटी में भगदड़ मच गई है, सिम्बा वहीं फंसा हुआ है। ये सुनते ही मुफासा बगैर एक पल गंवाए घाटी की तरफ दौड़ पड़ता है। सिम्बा अब भी दरख्त की डाल पर लटका है। जारजू वहां पहुंचता है और कहता है, महाराज को मैं खबर देता हूँ, तुम दरख्त को मजबूती से पकड़े रहो। जारजू उड़कर मुफासा को सारी बात बताता है। मुफासा घाटी में उतरता है, जान हथेली पर लेकर अपने बेटे को बचाने निकल पड़ता है।
उधर इसकार झूठी हमदर्दी के लहजे में जारजू से कहता है, मैं महाराज की मदद करता हूँ, तुम फौज लेकर आओ। मुफासा दौड़ते हुए पहुँचता है और सिम्बा को बचाकर उसे एक पत्थर के ऊपर पहुँचा देता है, लेकिन इस वक्त वाइल्ड बीस्ट इस पर झपट पड़ते हैं। मुफासा को अपने साथ घसीट कर ले जाते हैं। सिम्बा की सांसें तेज हो जाती हैं। तभी मुफासा छलांग लगाते हुए ऊपर आता है। अपने पंजों से पहाड़ की दीवार थाम लेता है। वो ऊपर तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी इसकार वहां आता है और एक झटके में मुफासा को नीचे धकेल देता है। सिम्बा नीचे होता है, बस अपने बाबा को गिरते हुए देख रहा होता है। वो दौड़कर इनके पास जाता है, उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मुफासा अब मर गया है। सिम्बा रोता है और मदद के लिए चिल्लाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। कुछ देर बाद इसकार वहां आता है, चेहरे पर बनावटी दुख, आवाज में झूठी हमदर्दी। ये तुमने क्या किया सिम्बा? तुम्हारी वजह से महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे बाबा को तुमसे कितनी उम्मीदें थी, कितने प्यार से उन्होंने तुम्हें पाला और तुमने उन्हें ये सिला दिया। सिम्बा कांपती हुई आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। इसकार झूठी चाल चलते हुए कहता है, तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि इसके बेटे ने अपने ही बाबा की जान ले ली। भागो सिम्बा, भाग जाओ और कभी लौटकर मत आना। सिम्बा जंगल की तरफ भाग जाता है। इसकार अपने लकड़बगों को हुक्म देता है कि इसे मार दो। लकड़बग्गे इसके पीछे पड़ जाते हैं। सिम्बा पहाड़ी पर चढ़ता है और रास्ता खत्म हो जाता है। वो फिसल कर नीचे गिर जाता है। लकड़बग्गों को लगता है कि सिम्बा मर गया है और वो लौट जाते हैं, लेकिन सिम्बा जिंदा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है और वो इस सरजमीन को छोड़ देता है। उधर इसकार लौटता है, सबके सामने झूठ बोलते हुए कहता है, मुफासा और सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो दिखावटी अफसोस जताता है, काश मैं वक्त पर पहुंच पाता तो शायद अपने भाई की जान बचा लेता। फिर वो खुद को इस सरजमीन का नया बादशाह बना देता है। दूर पहाड़ी पर रफीकी और जारजू ये सब देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में उदासी है। उन्हें भी लगता है कि सिम्बा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वहीं हम सिम्बा को देखते हैं, जो अब इस सरजमीन से बहुत दूर निकल चुका है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। धूप तेज है और सामने बस रेगिस्तान का सन्नाटा है। थक कर वो रेत के बीचों बीच गिर पड़ता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी दूर से एक जानवर दौड़ता हुआ आता है, जिसका नाम पंबा होता है। उसके साथ उसका अजीज दोस्त टिमोन भी होता है। जब टिमोन को पता चलता है कि ये एक शेर का बच्चा है, तो वो डर के मारे छुप जाते हैं। पर पंबा मुस्कुराता है और कहता है, अरे ये तो अभी बच्चा है यार, क्यों ना हम इसे पाल लें और बड़ा होकर ये भी हमारी टीम का हिस्सा बनेगा, और फिर सोचो हमारी जोड़ी कितनी खतरनाक लगेगी। सिम्बा आहिस्ता आहिस्ता होश में आता है। टिमोन और पंबा इसे बताते हैं कि हमने अपनी जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है, लेकिन सिम्बा टूटी हुई आवाज में कहता है, क्या फर्क पड़ता है। दोनों हैरान हो जाते हैं। पंबा पूछता है, भाई क्या हुआ, किस बात की टेंशन है। सिम्बा सर झुकाकर कहता है, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। टिमोन मुस्कुराता है और कहता है, गलती तो हर किसी से होती है, इसलिए टेंशन छोड़ो और हमेशा खुश रहो। फिर दोनों सिम्बा को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। एक खूबसूरत हरा भरा जंगल जहां बस आजादी और मस्ती है। वो तीनों साथ चलते हैं, गाना गाते हैं। सिम्बा के चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट है, जैसे दर्द की जगह अब सुकून ने ले ली हो। वक्त गुजरता है, सिम्बा अब बड़ा हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ मुफासा की सरजमीन के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। वो सुनहरी धरती अब वीरान हो चुकी है। हाइनाज खुले आम शिकार कर रहे हैं, क्योंकि अब वहाँ का राजा इसकार है। नाला ये सब देखकर परेशान है। वो क्वीन सराबी से कहती है, हमें कुछ करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। पर सराबी कहती है, अब इसकार राजा है और इसके खिलाफ जाना मुमकिन नहीं। नाला कहती है, तो फिर हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। लेकिन रानी सराबी धीरे से कहती है, ये सरजमीन हमारा घर है और हम अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते। इसी दौरान इसकार सराबी को अपने दरबार में बुलवाता है। वो कहता है, बरसों पहले तुमने मुझे ठुकराकर मुफासा को चुना था, लेकिन अब राजा मैं हूँ। जब तक तुम मेरी नहीं होगी, ये शेर भी मेरे नहीं होंगे। सराबी ठंडे लहजे में कहती है, मैं तुम्हारी रानी कभी नहीं बनूंगी। रात गहरी हो जाती है और नाला बेचैन है। वो तय करती है कि इसे मदद ढूंढनी होगी। वो सबकी नजरों से बचकर निकल पड़ती है। इसकार इसकी स्मेल से इसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन जारजू किसी तरह इसका ध्यान भटका देता है और नाला अंधेरे में गुम हो जाती है। सिम्बा, जो अब अपने दोस्तों के साथ जंगल में मस्ती कर रहा है, वो सबको खाना बांटता है। लेकिन रात होते ही वो आसमान की तरफ देखता है, जहाँ टमटमाते तारे
उसे अपने वालिद मुफासा की याद दिलाते हैं। वो चुपचाप कहता है, काश बाबा आप यहाँ होते। हवा का झोंका आता है, इसके बालों का एक रेशा उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है, घाटियों, दरख्तों और नदियों को पार करता हुआ। ये बाल रफीकी के पास पहुंच जाता है। वो बाल देखते ही इसकी आंखें चमक उठती हैं, क्योंकि सिम्बा जिंदा है। इसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। टिमोन और पंबा जंगल की मस्ती में गाना गा रहे होते हैं। अचानक इन पर हमला होता है। वो कोई और नहीं बल्कि नाला है। वो झाड़ियों से कूदकर पंबा पर झपटती है। टिमोन चीखता है, बचाओ। नाला पंबा को मारने ही वाली होती है कि एक गरजता हुआ शेर बीच में आकर खड़ा होता है। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई छिड़ जाती है, लेकिन तभी सिम्बा को एहसास होता है ये तो नाला है, और नाला पीछे हट जाती है। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलती हैं। वक्त जैसे थम जाता है। सालों बाद किस्मत ने इन्हें फिर से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। नाला खुशी से झूम उठती है कि सिम्बा जिंदा है। सिम्बा भी जज्बाती हो जाता है। वो टिमोन और पंबा से कहता है, ये नाला है, मेरी सबसे पुरानी और सबसे अच्छी दोस्त। सिम्बा नाला को अपनी नई दुनिया दिखाता है। देखो, यहाँ जो चाहो वो मिल जाएगा, कोई फिक्र नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन नाला कहती है, सिम्बा हमें अपनी सरजमीन वापस जाना होगा। स्कार ने लकड़बग्गों के साथ मिलकर अपनी फौज बना ली है। अब वक्त आ गया है कि तुम लौट आओ, क्योंकि तुम ही हमारे असली राजा हो। सिम्बा पीछे लौटने से इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं अब उस जगह पर नहीं जाना चाहता। नाला इसे समझाने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं मानता। फिर सिम्बा इसे घुमाने ले जाता है। नाला इस जगह की खूबसूरती में खो जाती है। सिम्बा और नाला हंसी मजाक करने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। नाला पूछती है, अगर तुम जिंदा थे तो इतने सालों से वापस क्यों नहीं आए? हमें तुम्हारी सख्त जरूरत थी। सिम्बा उदास नजर से जवाब देता है, सब ठीक ही तो है, किसी को मेरी जरूरत नहीं। नाला कहती है, तुम राजा हो सिम्बा, और स्कार ने उस सरजमीन को तबाह कर दिया है। वहाँ ना खाना बचा है और ना पानी। तुम्हारी माँ तक मुश्किल में है। सिम्बा सर झुकाकर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नाला दुखी होकर जवाब देती है, मैं यहाँ मदद मांगने आई थी, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं जा रही हूँ। और नाला वहाँ से चली जाती है। तभी रफीकी, वो बूढ़ा मंकी, सिम्बा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। सिम्बा उसे देखकर कहता है, तुम कौन हो? रफीकी मुस्कुराता है, मैं वो हूँ जो तुम्हें बचपन से जानता है। तुम मेरी गोद में खेले थे। और सुनो, मुफासा अब भी जिंदा है। चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। रफीकी उसे एक पुरसुकून तालाब के पास ले जाता है। पानी में देखो सिम्बा, तुम्हारे बाबा वहीं हैं। सिम्बा पानी में अपनी परछाई देखता है। तभी आसमान में एक गरज उठती है, जो कि मुफासा की आवाज होती है। मुफासा सिम्बा से कहता है, याद रखो कि तुम कौन हो। तुम एक सच्चे राजा हो। सिम्बा आगे से कहता है, मैं आप जैसा कभी नहीं बन सकता। मुफासा जवाब देता है, जब मैं राजा था मेरे लिए सबसे बड़ा फख्र था कि तुम मेरे बेटे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और हमेशा रहूंगा। बस याद रखना कि तुम कौन हो। सुबह का उजाला फैलता है और रफीकी फिर पूछता है, बताओ सिम्बा, तुम कौन हो? सिम्बा गहरी सांस लेता है और बोलता है, मैं हूँ सिम्बा, मुफासा का बेटा। और वो एक सच्चे राजा की तरह दहाड़ मारता है। सिम्बा दौड़ता हुआ नाला के पास पहुंचता है। नाला इसे देखकर खुशी से झूम उठती है। दोनों साथ साथ अपनी सरजमीन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर सिम्बा देखता है कि धरती सूख चुकी है, हर तरफ तबाही है। नाला पूछती है, अब तुम क्या करोगे? सिम्बा जवाब देता है, मेरे बाबा ने कहा था, सूरज की रोशनी जहां तक जाती है वहां तक मेरा राज और मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? जारजू भी वहां आ जाता है। सिम्बा को जिंदा देखकर खुशी से झूम उठता है। टिमोन और पंबा भी पहुंचते हैं। जारजू कहता है, महाराज, हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं। स्कार उस वक्त शराबी से झगड़ा कर रहा होता है। सिम्बा आगे बढ़ता है और गरजते हुए कहता है, दूर रहो मेरी माँ से। स्कार पलटकर देखता है और डर से इसकी आंखें फैल जाती हैं। शराबी सिम्बा को देखकर खुशी से झूम उठती है। वो अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, जैसे बरसों की तड़प एक पल में मिट गई हो। सिम्बा कहता है, मैं आ गया माँ। नाला भी वहां पहुंच जाती है और अब सब मिलकर स्कार को ललकारते हैं। स्कार तंज भरे लहजे में कहता है, तो बताओ सिम्बा, इन सब को सच्चाई बताओ। मुफासा की मौत का जिम्मेदार कौन है? वो एक हादसा था। स्कार हंसता है, जो अपने बाप का ना हुआ वो हमारा क्या होगा? फिर वो चालाकी से सिम्बा को पहाड़ के किनारे तक ले जाता है। सिम्बा फिसल कर किनारे पर लटक जाता है। तभी बिजली कड़कती है और पूरे मैदान में आग लग जाती है। स्कार झुककर कहता है, वाह क्या नजारा है। सिम्बा
उस दिन मुफासा भी ऐसे ही मेरे सामने लटका था। और फिर स्कार सिम्बा को बताता है कि कैसे उसने मुफासा को मारा। ये सुनते ही सिम्बा की आंखों में आग जल उठी। वो स्कार की गर्दन पकड़कर ऊपर छलांग लगाता है। अब सबको सच्चाई मालूम हो चुकी थी। स्कार मुफासा का कातिल था। स्कार गुस्से में लकड़बग्गों को हुक्म देता है कि सबको मार डालो, लेकिन सिम्बा के साथी टिमोन, पंबा, नाला और बाकी शेर मिलकर लकड़बग्गों से भिड़ जाते हैं। जंगल में शुरू होती है एक जबरदस्त जंग। दहाड़ों और चीखों से पूरी धरती गूंज उठती है। आखिरकार सिम्बा और इसके साथी लकड़बग्गों को हरा देते हैं। स्कार अब जान बचाकर भागता है। सिम्बा इसके पीछे पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है। अब स्कार के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो। सिम्बा ठंडी निगाहों से जवाब देता है, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें माफ कर दूं? स्कार बहाना बनाता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब लकड़बग्गों का काम है, मैं तो इन्हें रोकने वाला था। सिम्बा कहता है, तुमने सबको धोखा दिया, मुझे भी। स्कार आखिरी बार कहता है, तुम अपने चचा की जान लोगे? सिम्बा पुरसुकून आवाज में कहता है, नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, और उसे वहां से जाने को कहता है। लेकिन स्कार फिर चाल चलता है। वो राख उछालकर सिम्बा की आंख में डाल देता है और हमला कर देता है। दोनों के बीच भयानक लड़ाई होती है। आखिरकार सिम्बा स्कार को नीचे फेंक देता है। स्कार गिर तो जाता है मगर जिंदा होता है। उसी वक्त लकड़बग्गे इसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि तू हमें मारने वाला था, और फिर सब मिलकर स्कार को खत्म कर देते हैं। फिर बारिश शुरू होती है। धुआं और आग धीरे धीरे मिट जाते हैं, और जैसे आसमान साफ होता है वैसे ही जंगल फिर से जिंदा होने लगता है। वक्त गुजरता है और सिम्बा और नाला की शादी हो जाती है, और वो दोनों उस धरती पर हमेशा के लिए राज करते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके।